हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ। हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस देश ने गुइलेन बैरे सिंड्रोम को लेकर आपातकाल की घोषणा की है। आपके विकल्प थे चिली, इक्वाडोर, पेरू या फिर ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पेरू। दरअसल हाल ही में दक्षिणी अमेरिकी राज्य पेरू में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के मामलों में वृद्धि के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। यह स्वास्थ्य आपातकाल 90 दिनों तक जारी रहेगी। बात करते हैं गुइलेन बैरे सिंड्रोम क्या है। यह एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार है। यह इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर शरीर की नसों पर हमला करता है। इसकी शुरुआत हाथों और पैरों में झुनझुनी और कमजोरी के साथ होती है। यह तेजी से फैल सकता है। इसमें अक्सर मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और गंभीर मामलों में यह लकवा या मौत का कारण भी बन सकता है। बात करते हैं इसके क्या लक्षण होते हैं। इसके लक्षणों में शामिल हैं उंगलियों, टखनों, कलाइयों या कभी कभी बाहों और चेहरों में भी झुनझुनी महसूस होना, पैरों में कमजोरी होना, चेहरे को हिलाने, बोलने, चबाने या निगलने, आंखें हिलाने में असमर्थता होना, गंभीर दर्द, तेज हृदय गति, निम्न या उच्च रक्तचाप व सांस लेने में कठिनाई आदि होना। ये रहा अभ्यास प्रश्न और शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड के पहले प्रश्न के साथ। समर्थ योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। विकल्प है कृषि, टेक्सटाइल, शिक्षा या फिर उद्योग। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि टेक्सटाइल। हाल ही में समर्थ योजना कार्यान्वयन भागीदारों के एक पैनल को 43 नए कार्यान्वयन भागीदारों के पैनल के साथ विस्तारित किया गया है। साथ ही लागत मानदंडों में 5% की वृद्धि के साथ फंडिंग पैटर्न को संशोधित किया गया है, जो कौशल प्रदान करने वाले उद्योगों को आवश्यक अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगा। समर्थ योजना के बारे में मुख्य तथ्यों को देख लेते हैं। यह टेक्सटाइल्स क्षेत्र में एक मांग संचालित और प्लेसमेंट ओरिएंटेड अम्ब्रेला कौशल कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य कताई और बुनाई को छोड़कर टेक्सटाइल की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को कवर करते हुए संगठित टेक्सटाइल और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना है। इस योजना की क्रियान्वयन अवधि मार्च 2024 तक है। इसका नोडल मंत्रालय जो है वस्त्र मंत्रालय है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। साल्सोला ऑपोसिटिफोलिया डेस्फोंटानी क्या है। विकल्प है पौधे की एक प्रजाति, सांप की एक प्रजाति, फूल की प्रजाति या डायनासोर का कंकाल। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पौधे की एक प्रजाति। हाल ही में गांधीनगर स्थित गुजरात इकोलॉजिकल एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के शोधकर्ताओं की एक टीम ने साल्सोला ऑपोसिटिफोलिया डेस्फोंटानी नामक एक नई पौधे की प्रजाति की खोज की है। बात करते हैं साल्सोला ऑपोसिटिफोलिया डेस्फोंटानी के बारे में। यह प्रजाति अमरेंथेसी परिवार से संबंधित है। इसकी विशेषताएं क्या है, इसको देख लेते हैं। यह एक बारहमासी झाड़ी है जो खारे, शुष्क से लेकर अर्ध शुष्क वातावरण में उगती है। यह पौधा 1 से 2 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसका आधार चिकना बेलनाकार लकड़ी के समान होता है। इस पौधे की पत्तियां तने पर एक दूसरे के विपरीत बढ़ती हैं। यह एक हेलोफाइट यानी खारे जल में पाए जाने वाला पौधा है। बता दें कि यह भारत में खोजे जाने वाली साल्सोला जीनस की 6ठी प्रजाति है। बात करते हैं अगले सवाल पर। केर पूजा किस राज्य का धार्मिक उत्सव है। विकल्प है मेघालय, त्रिपुरा, उड़ीसा या फिर मिजोरम। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि त्रिपुरा। केर पूजा त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक आदिवासी त्योहार है। केर का शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी में ऑस्टेरिटी यानी तपस्या है। यह त्योहार खर्ची पूजा के 14 दिन बाद मनाया जाता है। इस त्योहार में बांस का एक टुकड़ा एक विशेष अंदाज में झुकाया जाता है जो केर की छवि ग्रहण कर लेता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि पूर्व शासक लोगों के कल्याण के लिए यह पूजा करते थे। यह त्रिपुरा के लोगों द्वारा की गई अब तक की सबसे सख्त पूजा है। अगला सवाल है, किसी भी झील की अधिक उम्र होने के साथ उसमें पोषक तत्वों के बढ़ने से जैव समृद्धि बढ़ती जाती है। यह परिघटना क्या कहलाती है। ऑप्शंस हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंटिंग, रासायनिक चक्र, सुपोषण या फिर जैव उपाचरण। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि सुपोषण। सुपोषण या अंग्रेजी में जिसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं, झील के प्राकृतिक एजिंग को दर्शाती है। यानी झील की अधिक उम्र इसके जल की जैव समृद्धि के कारण होती है। समय के साथ साथ झील में नदी द्वारा नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व बहकर आते रहते हैं, जिसके कारण जलीय जीवों में वृद्धि होती रहती है। जैसे जैसे झील की उर्वरता बढ़ती है वैसे वैसे पादप और प्राणी जीवन बढ़ने लगता है और कार्बनिक अवशेष झील के तल में बैठने लगते हैं। सैकड़ों वर्षों में इसमें अवसाद यानी सिल्ट और जैव मलबे यानी ऑर्गेनिक डेब्रिस का ढेर लगता जाता है, जिसके कारण झील उथली और गर्म होती जाती है।
अब बात करते हैं कि क्या होता है सुपोषण। किसी जलाशय के पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन कहलाता है। सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधों और शैवालों यानी एल्गी का विकास होता है। इसके अलावा जल में बायोमास की उपस्थिति के कारण जलाशय में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। देखते हैं अगला सवाल क्या है। किस भारतीय शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? विकल्प है अलाउद्दीन खिलजी, कनिष्क, बहादुर शाह या जमोरिन। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी जमोरिन। जमोरिन वास्को डी गामा का स्वागत करने वाला पहला भारतीय शासक था। पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम ने भारत की यात्रा को मंजूरी दी थी। तत्पश्चात यात्रा में वास्को डी गामा को अभियान के नेतृत्व के लिए चुना गया और आर्मडा को कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया। पुर्तगालियों के कालीकट पहुंचने के समय से ही उनकी मांग थी कि उन्हें व्यापार पर पूर्ण एकाधिकार दिया जाना चाहिए। वास्को डी गामा की सफलता के बाद पुर्तगालियों द्वारा एशिया और विशेष रूप से भारत की व्यावसायिक क्षमताओं का उपयोग करने के लिए संगठित प्रयास किए गए। स्थानीय शासकों ने उन्हें व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए आवश्यक कारखाने और अन्य बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने की अनुमति दी। अगला सवाल बनाया गया है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? आपके ऑप्शंस हैं प्रोजेक्ट गिर, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो या फिर प्रोजेक्ट हंगुल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी प्रोजेक्ट टाइगर। आइए बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के पारित होने के बाद वन्य जीवों के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहली परियोजना थी। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी। यह प्रोजेक्ट बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रजाति संरक्षण पहल रही है। इस परियोजना का उद्देश्य बाघों की घटती आबादी को रोकना और उनकी संख्या बढ़ाने का काम करना है। इस परियोजना के पहले निदेशक कैलाश सांखला थे। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसकी नोडल कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA है। अगले सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? विकल्प है फ्रांस, अमेरिका, जापान या फिर ब्रिटेन। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी ब्रिटेन। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय एवं विदेशी नागरिकों दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। प्रथम अवधारणा अर्थात कानून के समक्ष समानता का मूल ब्रिटिश व्यवस्था में निहित है। यह अवधारणा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार के अभाव को दर्शाती है। इसका तात्पर्य है कि कानून के सामने सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सरकारी अधिकारी हो या कोई गैर सरकारी व्यक्ति, कानून से कोई भी ऊपर नहीं है। दूसरी अवधारणा कानून का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, जिसका तात्पर्य है कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और दायित्वों के संदर्भ में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार और सभी व्यक्तियों के लिए एक ही तरह के कानून एक जैसे अनुप्रयोग से हैं। बात करते हैं अगले सवाल के ऊपर। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 268, अनुच्छेद 263 या फिर अनुच्छेद 266। प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी अनुच्छेद 263। केंद्र सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में वर्ष 1988 में एक आयोग गठित किया था। इस आयोग ने एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित किए जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के संगठन की अगर बात करें तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री। अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य की बात कर लें, देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार करना, नियमित बैठकें आयोजित करके परिषद व क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय करना। आइए बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा क्या है? बांग्लादेशी रुपया, टका, लेव या फिर रियल? हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।